Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will continue with our chapter. In last class, we have completed till here. Now we are going to start recycling plastic. Plastic objects are thrown away once they are used, but they do not get decomposed in the soil. So it becomes necessary to either break down plastics or make them suitable for reuse. The process of converting waste plastic objects into useful products is known as plastic recycling. देखिए होता यह है कि प्लास्टिक्स का यूज़ करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं। ठीक है। अब ये प्लास्टिक्स जो हैं वो होता ये है कि जो प्लास्टिक्स हैं वो सॉइल पे डिकम्पोज नहीं होते। अब क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते तो ये वैसे कि वैसे ही रहते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक्स को यूज़ करने से पहले या तो उसको पूरी तरीके से तोड़ दें, ब्रेक डाउन कर दें, या फिर इस तरीके से उसको फेंका जाए कि उसको रीयूज़ फिर से किया जा सके। ये जो प्रोसेस है वेस्ट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को किसी एक यूजफुल प्रोडक्ट्स में बनाने का, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग। In 1988, different types of plastics were given identification code by the Society of the Plastics Industry, SPI. Before recycling, plastic items are separated according to their identification codes. There are 7 identification codes. देखिए 1988 पे अलग अलग टाइप्स के जो प्लास्टिक होते हैं उनको एक आइडेंटिफिकेशन कोड्स दिए गए। किसने दिया? तो सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक्स इंडस्ट्री ने। रिसाइकलिंग करने से पहले जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से उसको सेपरेट किया जाता है उनके आइडेंटिफिकेशन कोड्स के अनुसार। यहाँ पर टोटल 7 आइडेंटिफिकेशन कोड्स हैं। Identification codes are in the form of a number enclosed by clockwise arrows arranged in a table. The plastics which have the same identification code are recycled together. देखिए जो आइडेंटिफिकेशन कोड्स है वो आपका यहाँ पर नीचे टेबल पे इस फॉर्म पे, इस तरीके के फॉर्म पे क्लॉकवाइज एरोज के फॉर्म पे अरेंज किया गया है। अब ये जो प्लास्टिक्स हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन कोड सेम होता है वो एक साथ रिसाइकल किए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका प्लास्टिक का आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर है। इस तरीके से 1 तो वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स, जैम जार्स, ये सारी चीज़ें एक साथ मतलब रिसाइकल होती हैं। ठीक है। सेकेंड वाले में ये सारे वाटर पाइप्स, टॉयज, जूस बॉटल्स, शैम्पू, क्रीम, कंटेनर्स, ये सारे एक साथ रिसाइकल किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए कंबशन ऑफ फ्यूल्स। वी नो दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स नीड ऑक्सीजन टू बर्न. Burning in presence of oxygen is known as combustion. Heat is released during combustion, therefore it is an exothermic process. देखिए हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ जलानी है तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। तो कोई भी चीज़ को बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, उसी को कहा जाता है कंबशन। अब यहाँ पर जब कंबशन होता है तो हीट भी रिलीज होती है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है? तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द कंबशन ऑफ कोल मेनली प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट. C+O2 give rise to CO2 plus heat. If coal is burned in insufficient oxygen, then carbon dioxide is produced. C plus half O2 give rise to CO plus heat. Ash is the solid left behind when coal is burnt. We find that burning of fuels produces carbon dioxide, carbon monoxide and ash, and an excess of all this pollute the environment. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जब कंबशन प्रोसेस होता है, जब हम लोग कोल का कंबशन करते हैं तो कोल का कंबशन जब होगा तो आपको क्या जो गैसेस निकलती है वो क्या निकलता है? गैस। तो CO2 निकलता है, साथ में हमको हीट मिलता है। लेकिन यहीं पर अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो हमारा इनसफिशिएंट है, पूरी तरीके से हमारे पास नहीं है, कम है, उस केस पे जो कोल है वो बर्न होंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट देते हैं। अगर देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पर जब कोल जो है पूरी बर्न हो जाती है तो हमको क्या मिल जाता है? ऐश मिल जाता है, राख जिसको बोलते हैं, ऐश हमको यहाँ पर
मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्यूल्स को जब बर्न किया जाता है, ठीक है, जितने भी यहाँ पर जो फ्यूल्स है उनको बर्न किया जाएगा, तो यहाँ पर हमको क्या क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐश। अगर इन सारी चीज़ों का एक्सेस अमाउंट हो जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये सारी चीज़ें हो जाए, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देती हैं। Effect of increasing use of fossil fuels on the environment. If we continue using fossil fuels at this rate, the environment will be adversely affected. ठीक है, अब जो आपका कोल है वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल में आता है। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को इसी तरीके से बर्न करते जाएंगे, इतनी तेजी से हम उसको बर्न करते जाएंगे जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स यूज हो रहे हैं, तो अगर उस तरीके से हम उसको बर्न करेंगे, तो जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। ठीक है, एडवर्सली यहाँ पर उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, अ पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग burning of fossil fuels is used by plants in photosynthesis, but most of it is not used, and this is one of the causes of the greenhouse effect, which is leading to an increase in the earth's temperature. देखिए, एक पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक पार्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूस होता है उसको ही फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्ट जो है वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर पार्ट, जितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उतना अमाउंट में प्लांट्स जो हैं उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे ये भी क्या है, रीज़न है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। द कार्बन मोनोऑक्साइड produced during combustion of fuels is a poisonous gas because it combines with hemoglobin in the blood at a faster rate than oxygen. If the amount of carbon monoxide in the blood exceeds a certain amount, it can cause death. देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल को कंबशन करने से, उस वक्त पे जो पॉइजनस गैस जो हम निकल रही है वो हमारे हीमोग्लोबिन, ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होकर मतलब ब्लड के हमारे ब्लड के साथ में कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में। और यहाँ पर देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चला जाएगा तो इस वजह से क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। The ash produced during combustion of fuel is known as fly ash because it flies out of the chimney and settles down in nearby areas. It can infect and harm lungs and causes silicosis. देखिए, जो ऐश प्रोड्यूस हो रही है, फ्यूल्स को जब बर्न किया जाता है तो यहाँ पर से जो ऐश प्रोड्यूस हो रही है उसको फ्लाई ऐश कहा जाता है। क्यों फ्लाई ऐश कहा जाता है, क्योंकि ये चिमनी से निकल रही है। ठीक है, जो आपका प्लांट्स में जो चिमनी होती है वहां से निकल रही है, फ्लाई होकर आ रही है और आसपास के एरिया पे सेटल डाउन हो जाती है, जिस वजह से इसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। ये जो फ्लाई ऐश है इसकी वजह से हमारे लंग्स में हार्म हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है, और साथ में इसकी वजह से सिलिकोसिस हो सकता है। नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो फाउंड इन फॉसिल फ्यूल्स। On combustion of these fuels, oxides of nitrogen and sulfur are also formed. These oxides dissolves in rainwater and cause acid rain. ठीक है, जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रोड्यूस होता है, और जब ये सारे फ्यूल्स, ठीक है, ये कंबशन में जब ये फ्यूल्स को जब कोल का कंबशन होता है उस वक्त पे ये सारे गैस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कंबशन ऑफ फ्यूल के दौरान पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ये जो ऑक्साइड्स हैं रेन वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड रेन बनाते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू फॉर्म, but the current reserves of fossil fuels will last for only about 100 years. So we must try to stop the misuse of fossil fuels. If we want fossil fuels to be available to future generations, we must use it in a balanced manner.
देखिए, फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए करीब हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है, उसको बनने के लिए क्या होता है, हजारों साल लग जाते हैं। और अगर हम अभी के रिजर्व की बात करेंगे, कितना हमारे पास फॉसिल फ्यूल बचा हुआ है, तो ये फॉसिल फ्यूल हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा है कि आगे के 100 साल तक वो चल जाए। उसके बाद में फॉसिल फ्यूल्स चलेगा या नहीं चलेगा, इस चीज़ के बारे में नहीं बोला जा सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर सके, तो हमें ये जो फॉसिल फ्यूल का जो मिस यूज़ है उसको रोकना होगा। इसको हमको एक बैलेंस्ड मैनर पे बैलेंस्ड मतलब फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पर हमको एक बैलेंस्ड तरीके से यूज़ कर कर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उनको अवेलेबल करवाना होगा। द कम्युनिटी मस्ट बी informed about ways to prevent misuse of fossil fuels. New scientific methods must be used in coal mining so that maximum quantity of coal can be obtained and there is no unnecessary loss. देखिए, फॉसल फ्यूल्स को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स बताए गए हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और जो फॉसल फ्यूल्स है उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम वेस्टेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर बोला है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसको कम्युनिटी को ये चीज़ पता होनी चाहिए ताकि हम फॉसल फ्यूल का मिसयूज होने से बचा सकें। सेकेंड मेथड में आपको बोला है कि नए साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए कोल माइनिंग में, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में कोल को हम लोग ऑब्टेन कर सकें और वहाँ पर कोई भी अननेसेसरी लॉस ना हो। CNG, compressed natural gas, must be given preferences as a fuel for vehicles because it does not contain nitrogen or sulfur. CNG गैस, उसका फुल फॉर्म है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनको प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए व्हीकल्स में, ताकि व्हीकल्स के यूज़ में इसको प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए क्योंकि इस पे नाइट्रोजन और सल्फर नहीं होता। तो ये मतलब ये क्या करेगा, एसिड रेन बनाने से, मतलब जब कंबशन होगा तो यहाँ पर एसिड रेन्स नहीं बनेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नहीं बनेगा, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन अगर नहीं बनेंगे तो आपका एसिड रेन भी कम प्रोड्यूस होगा। प्लास्टिक्स मस्ट बी यूज्ड इन मॉडरेशन, ठीक है, प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। Efforts must be made for complete overall maintenance of vehicles to minimize use of petroleum products by vehicles. The Petroleum Conservation and Research Association of India gives various tips to save fuel while driving. For example, देखिए, बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं ताकि हमारे जो ओवरऑल व्हीकल्स का जो ओवरऑल मेंटेनेंस है उसको क्या मतलब जो पेट्रोलियम का जो यूज़ है व्हीकल्स पे उसको मिनिमाइज किया जा सकते हैं। ठीक है, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन और रिसर्च एसोसिएशन है इंडिया में, उन्होंने फ्यूल को बचाने के लिए ड्राइव करते हुए फ्यूल को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ टिप्स दिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे as far as possible drive at a uniform and medium speed, switch off the engine at traffic lights or any time you have to wait, check टायर प्रेशर एंड एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी टिप्स दी गई है, जैसे कि जहाँ तक भी हो सके हम हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो एक यूनिफॉर्म और मीडियम स्पीड में हमको ड्राइव करना है। सेकेंड, आपको बोला गया है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे इंजन्स को आप ऑफ कर दीजिए। तीसरा बोला गया है कि जो टायर का जो प्रेशर है उसको कंटिन्यूसली रेगुलर मेंटेन करके रखिए और साथ में पूरे व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपका कुछ टिप्स हैं कि आप पेट्रोलियम का यूज़ क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, मतलब कुछ सेव कर सकते हैं यहाँ पर फ्यूल्स को। ठीक है, आपका यहाँ पर आज ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।